राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को इंदिरा और फिरोज गांधी के घर बॉम्बे में हुआ था। 1951 में राजीव और उनके छोटे भाई संजय को शिव निकेतन स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां शिक्षकों ने कहा कि राजीव शर्मीले और अंतर्मुखी थे और पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत आनंद लेते थे। उन्हें प्रारंभिक वेल्म बॉयज स्कूल में भर्ती कराया गया और फिर 1954 में दून स्कूल, देहरादून चले गए, जहां 2 साल बाद संजय उनके साथ शामिल हो गए। दून में राजीव के वरिष्ठ मणिशंकर अय्यर थे, जो बाद में उनके आंतरिक सर्कल में एक प्रमुख सदस्य बन गए। राजीव की शिक्षा स्विट्जरलैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल, इकोले डी ह्यूमैनिटी में भी हुई थी। रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण अंक के अलावा अपने अंतिम विषयों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने 1961 में द्वितीय श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ दून स्कूल छोड़ दिया। दून में गांधी के अंतिम वर्ष के दौरान उनकी मां और लंदन में भारतीय उच्चायोग में वैज्ञानिक अताशे एल्बर्ट डी रोज़रियो ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनके आवेदन की व्यवस्था की। डी रोज़रियो, जो फिरोज गांधी के कॉलेज के सहपाठी थे, ने सिफारिश की कि गांधी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में वरिष्ठ शिक्षक मार्क प्रायर से मिले। प्रायर ने गांधी के लिए ट्रिनिटी में सशर्त प्रवेश की व्यवस्था की, जो उनके स्वीकार्य अंकों के साथ मैकेनिकल साइंसेज क्वालिफाइंग (MSQ) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर था। लंदन में डेविस, लैंग और डिक के छठे फॉर्म कॉलेज में अपने ए लेवल के लिए अध्ययन करने के बाद गांधी ने मार्च 1962 में MSQ परीक्षा दी, लेकिन असफल रहे। वो जून में अपने दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण हुए और 4 सितंबर 1962 को ट्रिनिटी में भर्ती हुए और अक्टूबर में कॉलेज में शामिल हुए। ट्रिनिटी में रहते हुए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोट क्लब में शामिल हो गए। कैम्ब्रिज में गांधी के समय के दौरान उनकी मां और डी रोज़रियो उनकी भलाई के बारे में चिंतित रहे। डी रोज़रियो, जो अपनी पत्नी सोफी के साथ अक्सर अपने पिछले स्थित घर पर गांधी की मेजबानी करते थे, ने गांधी को उनकी पढ़ाई के प्रति असावधानी के लिए आड़े हाथों लिया। उनके समर्थन के बावजूद गांधी वर्ष के अंत की परीक्षा में असफल हो गए और 1965 में बिना डिग्री के ट्रिनिटी छोड़ दी। हालांकि वह अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान अपने पूर्व गुरु के संपर्क में रहे। 1966 में उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक कोर्स शुरू किया, लेकिन इसे पूरा करने में भी असफल रहे। गांधी वास्तव में इतने अध्ययनशील नहीं थे, जैसा कि उन्होंने बाद में स्वीकार किया। गांधी 1966 में भारत लौटे, जिस वर्ष उनकी मां प्रधानमंत्री बनी। वो दिल्ली गए और फ्लाइंग क्लब के सदस्य बन गए, जहां उन्होंने पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। 1970 में उन्हें इंडियन एयरलाइंस द्वारा पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय के विपरीत उन्होंने राजनीति में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1968 में 3 साल की प्रेमालाप के बाद उन्होंने एडविज एंटोनिया अल्बना माइनो से शादी की, जिन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया और भारत को अपना घर बना लिया। उनकी पहली संतान, एक बेटा राहुल गांधी का जन्म 1970 में हुआ था। 1972 में दंपति की एक बेटी प्रियंका गांधी थी, जिसने रॉबर्ट वारा से शादी की। गांधी अमिताभ बच्चन के मित्र थे और अपना अभिनय करियर शुरू करने से पहले ही वे बच्चन से परिचित थे। जब बच्चन दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र थे और नई दिल्ली के निवासी थे, तब राजीव, संजय और बच्चन ने एक साथ समय बिताया था। 1980 के दशक में बच्चन अपने मित्र गांधी का समर्थन करने के लिए राजनीति में प्रवेश करेंगे। 23 जून 1980 को राजीव के छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में अप्रत्याशित मृत्यु हो गई। उस समय राजीव गांधी अपने विदेश दौरे के तहत लंदन में थे। खबर सुनकर वो दिल्ली लौटे और संजय के शव का अंतिम संस्कार किया। अग्रवाल के अनुसार संजय की मृत्यु के बाद के सप्ताह में बद्रीनाथ के एक संत शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए परिवार के घर गए। उन्होंने राजीव को सलाह दी कि वे हवाई जहाज न उड़ाएं और इसके बजाय खुद को देश की सेवा में समर्पित कर दें। कांग्रेस पार्टी के 70 सदस्यों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और इंदिरा के पास जाकर राजीव से राजनीति में आने का आग्रह किया। इंदिरा ने उनसे कहा कि राजनीति में आना है या नहीं, ये राजीव का फैसला है। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर मेरी मां को इससे मदद मिलेगी तो मैं राजनीति में आऊंगा। राजीव ने 16 फरवरी 1981 को राजनीति में प्रवेश किया, जब उन्होंने दिल्ली में एक राष्ट्रीय किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो अभी भी एयर इंडिया के कर्मचारी थे। 4 मई 1981 को इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक की अध्यक्षता की। वसंत दादा पाटिल ने राजीव को अमेठी निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया,
जिसे बैठक में सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। एक हफ्ते बाद पार्टी ने आधिकारिक तौर पर निर्वाचन क्षेत्र के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता शुल्क का भुगतान किया और अपना नामांकन पत्र दाखिल करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सुल्तानपुर के लिए उड़ान भरी। उन्होंने लोक दल के उम्मीदवार शरद यादव को 2,37,000 वोटों के अंतर से हराकर सीट जीती। उन्होंने 17 अगस्त को संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। राजीव गांधी का पहला राजनीतिक दौरा इंग्लैंड का था, जहां उन्होंने 29 जुलाई 1981 को प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना स्पेंसर के विवाह समारोह में भाग लिया। उसी वर्ष दिसंबर में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। उन्होंने पहली बार 1982 के एशियाई खेलों में 24 घंटे काम करके अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाई। वह भारतीय संसद के 33 सदस्यों में से एक थे जो खेलों की आयोजन समिति का हिस्सा थे। खेल इतिहासकार बोरिया मजूमदार लिखते हैं कि प्रधानमंत्री का बेटा होने के नाते उनका दूसरों पर नैतिक और अनौपचारिक अधिकार था। एशियाई खेल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खेलों की उत्कृष्ट सफलता के लिए गांधी की प्रेरणा, उत्साह और पहल का उल्लेख किया गया है। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके कारण सिखों के खिलाफ हिंसक दंगे हुए। हत्या के 19 दिन बाद एक बोट क्लब रैली में गांधी जी ने कहा, इंदिरा जी की हत्या के बाद देश में कुछ दंगे हुए। हम जानते हैं कि लोग बहुत गुस्से में थे और कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि भारत हिल गया है। लेकिन जब कोई शक्तिशाली पेड़ गिरता है तो ये स्वाभाविक है कि उसके चारों ओर की धरती थोड़ी हिलती है। वरिंदर ग्रोवर के अनुसार गांधी द्वारा दिया गया बयान दंगों का आभासी औचित्य था। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने लिखा, क्या ये सामूहिक हत्या के लिए उकसाना था? उन्होंने भीड़ को संभालने के लिए मेरठ से सेना लाने में अनिच्छा के लिए गांधी की भी आलोचना की। पद संभालने के तुरंत बाद गांधी ने राष्ट्रपति सिंह से संसद को भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कहा, क्योंकि लोकसभा ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। गांधी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए, जिसने भारतीय संसद के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत के साथ शानदार जीत हासिल की, जिससे गांधी को सरकार पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। उन्हें अपनी युवावस्था और भ्रष्ट राजनीति की पृष्ठभूमि से मुक्त होने की सामान्य धारणा से लाभ हुआ। गांधी जी ने 31 दिसंबर 1984 को शपथ ली। 40 साल की उम्र में वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इतिहासकार मीना अग्रवाल लिखती हैं कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी वह एक अपेक्षाकृत अज्ञात व्यक्ति थे, राजनीति में नौसिखिया, क्योंकि उन्होंने 3 साल तक सांसद रहने के बाद ये पद संभाला था। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद गांधी ने अपने 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की। उन्होंने कहा कि वो उनके प्रदर्शन की निगरानी करेंगे और जो मंत्री लक्ष्य पर खरे नहीं उतरेंगे उन्हें बर्खास्त कर देंगे। तीसरे इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल से उन्होंने 2 शक्तिशाली हस्तियों को हटा दिया, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और रेल मंत्री ABA गनी खान चौधरी। मोहसिना किदवई रेल मंत्री बनी। वह कैबिनेट में एकमात्र महिला सदस्य थीं। पूर्व गृह मंत्री PV नरसिम्हा राव को रक्षा का प्रभारी बनाया गया। VP सिंह, जिन्हें शुरू में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, को 1987 में रक्षा मंत्रालय दिया गया था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गांधी ने अक्सर अपने कैबिनेट मंत्रियों में फेरबदल किया, जिसकी इंडिया टुडे पत्रिका ने आलोचना की। ये भ्रम का पहिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा, कैबिनेट परिवर्तन केंद्र में कांग्रेस आई सरकार की अस्थिरता को दर्शाता है। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रशासन और निर्माण भी किया। दून स्कूल के पूर्व छात्र गांधी ने अपने प्रशासन में कई पुराने लड़कों को नियुक्त करने के लिए मीडिया की आलोचना की। उनके आंतरिक घेरे को दून कैबिनेट या डोस्को माफिया का लेबल दिया गया था और वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया। इन दिनों दिल्ली के आसपास प्रचलित कहावत यह है कि दून स्कूल भारत चलाता है, लेकिन वह इतने सारे प्रतिस्पर्धी प्रभाव क्षेत्रों वाले एक जटिल, अराजक देश के लिए यह विश्लेषण बहुत सरल है। राजनीतिक सलाह के लिए दून के पूर्व छात्रों पर गांधी की निर्भरता के कारण बाद में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को टिप्पणी करनी पड़ी, अगर मेरा इस जगह से कोई लेना देना होता तो मैं इसे बंद कर देता।
प्रधानमंत्री के रूप में गांधी की पहली कार्रवाई जनवरी 1985 में दलबदल विरोधी कानून पारित करना था। इस कानून के अनुसार एक निर्वाचित संसद या विधानसभा सदस्य अगले चुनाव तक किसी विपक्षी दल में शामिल नहीं हो सकता था। इतिहासकार मनीष तेली की चरलाचारी ने इसे पार्टियों को बदलकर मंत्रियों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने का एक उपाय बताया है ताकि वे बहुमत हासिल कर सकें। 1980 के दशक के दौरान ऐसे कई दलबदल हुए जब कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित नेता विपक्षी दलों में शामिल हो गए। राजीव गांधी ने 1985 में मुंबई में एआईसीसी के पूर्ण सत्र में संदेश यात्रा की घोषणा की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने इसे पूरे देश में चलाया। प्रदेश कांग्रेस समितियों, पीसीसी और पार्टी नेताओं ने मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से एक साथ 4 यात्राएं की। 3 महीने से अधिक समय तक चली यह यात्रा दिल्ली के रामलीला मैदान में संपन्न हुई। 1990 में राजीव गांधी ने विभिन्न तरीकों से भारत यात्रा की पदयात्रा, एक साधारण यात्री ट्रेन की दूसरी श्रेणी की गाड़ी। उन्होंने अपनी भारत यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में चंपारण को चुना। राजीव गांधी ने 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद के चारमीनार से सद्भावना यात्रा शुरू की। 1985 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम तलाकशुदा शाहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया और घोषणा की कि उनके पति को उन्हें गुजारा भत्ता देना चाहिए। कुछ भारतीय मुसलमानों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अतिक्रमण माना और इसका विरोध किया। गांधी जी उनकी मांगों पर सहमत हो गए। 1986 में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जिसने शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। इस अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर दिया और इस्लामी कानून के प्रावधानों के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं को केवल इद्दा की अवधि के दौरान या तलाक के 90 दिन बाद तक भरण पोषण भुगतान की अनुमति दी। ये संहिता की धारा 125 के विपरीत था। भारतीय पत्रिका बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स ने इसे गांधी द्वारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कहा। वकील और भारत के पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी ने इस अधिनियम को अल्पकालिक अल्पसंख्यक लोकलुभावनवाद के लिए प्रतिगामी अश्लीलता कहा। गांधी के सहयोगी आरिफ मोहम्मद खान, जो उस समय संसद सदस्य थे, ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। 1984 के आम चुनाव के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने किसी भी आर्थिक सुधार का उल्लेख नहीं किया, लेकिन पद संभालने के बाद उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का प्रयास किया। उन्होंने भारत की व्यापार नीतियों को उदार बनाने की मांग की, लेकिन प्रस्तावित सुधारों के लिए उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने निजी उत्पादन को लाभदायक बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसा किया। औद्योगिक उत्पादन, विशेषकर टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों को सब्सिडी दी गई। विरोधाभासी आशा थी कि इससे आर्थिक विकास बढ़ेगा और निवेश की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रामीण और आदिवासी लोगों ने विरोध किया क्योंकि उन्होंने इसे अमीर समर्थक और शहर समर्थक सुधारों के रूप में देखा। गांधी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संबंधित उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन बढ़ाया और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों, विशेष रूप से कंप्यूटर, एयरलाइंस, रक्षा और दूरसंचार पर आयात कोटा, कर और टैरिफ कम कर दिए। 1986 में उन्होंने पूरे भारत में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। 1986 में उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की, जो एक केंद्र सरकार आधारित शिक्षा संस्थान है जो ग्रामीण आबादी को कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करती है। उनके प्रयासों से 1986 में एमटीएनएल का निर्माण हुआ और उनके सार्वजनिक कॉल कार्यालयों, जिन्हें पीसीओ के रूप में जाना जाता है, ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क विकसित करने में मदद की। उन्होंने 1990 के बाद लाइसेंस राज को काफी हद तक कम करने के उपाय पेश किए, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों को नौकरशाही प्रतिबंधों के बिना पूंजी, उपभोक्ता सामान खरीदने और आयात करने की अनुमति मिल गई। भारतीय विदेश नीति के विद्वान और कांग्रेस पार्टी के विचारक रेजाउल करीम लस्कर के अनुसार नई विश्व व्यवस्था के लिए राजीव गांधी का दृष्टिकोण भारत के अग्रिम पंक्ति में स्थान पर आधारित था। लस्कर के अनुसार राजीव गांधी की विदेश नीति का संपूर्ण पहलू भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के देशों की अग्रिम पंक्ति में बनाने के लिए तैयार किया गया था। लस्कर के अनुसार राजीव गांधी की कूटनीति उचित रूप से कैलिब्रेट की गई थी ताकि आवश्यकता पड़ने पर समाधानकारी और समायोजनपूर्ण और जब अवसर की मांग हो तो मुखर हो सके।
1986 में सेशल्स के राष्ट्रपति फ्रांस एल्बर्ट रेने के अनुरोध पर गांधी ने रेने के खिलाफ तख्तापलट के प्रयास का विरोध करने के लिए भारत की नौसेना को सेशल्स भेजा। भारत के हस्तक्षेप से तख्तापलट टल गया। इस मिशन को ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग नाम दिया गया था। 1987 में भारत ने ऑपरेशन राजीव नाम की जीत के बाद भारत पाकिस्तान सीमा के विवादित सियाचिन क्षेत्र में कायद पोस्ट पर फिर से कब्जा कर लिया। 1988 में मालदीव के तख्तापलट में मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने गांधीजी से मदद मांगी। उसने 1500 सैनिक भेजे और तख्तापलट दबा दिया गया। गुरुवार 9 जून 1988 को मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 15वें विशेष सत्र में गांधी ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसे एक्शन प्लान फॉर अ शहीद के माध्यम से साकार किया जाएगा। परमाणु हथियार मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था में, उसने कहा, अफसोस, परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के एकमात्र हथियार नहीं है। जीवन विज्ञान में नए ज्ञान का सृजन हो रहा है। इन विकासों के सैन्य अनुप्रयोग जैविक हथियारों के सैन्य उपयोग के खिलाफ मौजूदा सम्मेलन को तेजी से कमजोर कर सकते हैं। हमारी चिंता का दायरा सामूहिक विनाश के सभी साधनों तक विस्तारित होना चाहिए। यह 29 नवंबर 1985 को जापानी राष्ट्रीय आहार से पहले उनके पूर्व ऐतिहासिक भाषण पर आधारित था, जिसमें उन्होंने कहा था, आइए हम उन मानसिक विभाजनों को दूर करें जो शांति और समृद्धि से जुड़े मानव परिवार की महान दृष्टि में बाधा डालते हैं। बुद्ध का करुणा का संदेश हमारे युग में मानव अस्तित्व की शर्त है। हाल ही में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश के लिए भारत की विफल कोशिश ने सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण से जुड़े अप्रसार की उनकी नीति को प्रतिध्वनित किया, जिसे विश्व परमाणु संघ ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन जैसी बड़ी परमाणु शक्तियों के लिए भारत द्वारा अप्रसार को अनिवार्य रूप से हथियार नियंत्रण शासन के एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। फरवरी 1987 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक ने दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने राजस्थान और पंजाब की सीमाओं पर भारतीय सेना के नियमित सैन्य अभ्यास पर चर्चा करने के लिए गांधी से मुलाकात की। गांधी ने दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद का दौरा करके और 1972 के शिमला समझौते की पुष्टि करने के लिए पाकिस्तान की नई प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से मुलाकात करके इसका बदला लिया। श्रीलंकाई गृह युद्ध लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के साथ छिड़ गया, जो श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग कर रहा था। गांधी ने 1986 में सार्क बैठक में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणसिंघे प्रेमदासा के साथ इस मामले पर चर्चा की। उस वर्ष श्रीलंकाई सेना ने तमिल बहुल जिले जाफना की नाकाबंदी कर दी। गांधीजी ने पैराशूट द्वारा क्षेत्र में राहत सामग्री गिराने का आदेश दिया, क्योंकि श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय नौसेना को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। गांधी ने जुलाई 1987 में भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में तमिल बहुल क्षेत्रों में सत्ता के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई, LTTE को भंग कर दिया गया और तमिल को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया। गांधी ने कहा, भारत सरकार का मानना है कि कुछ समस्याओं और देरी के बावजूद, जिनमें से कई इस परिमाण और जटिलता के मुद्दे के समाधान में अपेक्षित लेकिन अपरिहार्य थी, ये समझौता वैध तमिल हितों की रक्षा करने और श्री में एक स्थायी शांति सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका दर्शाता है। लंका। कुछ लोगों ने समझौते की आलोचना करना चुना है। श्रीलंका में तमिलों की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने, उस देश में शांति बहाल करने और क्षेत्र में हमारी अपनी सुरक्षा चिंता को पूरा करने का इससे बेहतर तरीका किसी ने नहीं दिखाया है। हमने एक ऐसी भूमिका स्वीकार की है जो कठिन है, लेकिन जिसका निर्वहन करना हमारे राष्ट्रीय हित में है। हम अपने दायित्वों और प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटेंगे। यह एक राष्ट्रीय प्रयास है। 1989 में चंद्रशेखर ने IPKF वापस ले लिया।